नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस जंक्शन में। साथियों, हमने पिछले वीडियो में संविधान की प्रमुख विशेषताओं को देखा था। उसी में एक पॉइंट था विभिन्न देशों से विहित, मतलब अन्य देशों से लिए गए संविधान के कुछ प्रावधान। तो उसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश का जो संविधान का जो निर्माण हुआ उसमें भारतीय शासन अधिनियम 1935 के साथ साथ अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का भी कुछ प्रावधान लिया गया था, जो भारतीय परिस्थिति के अनुसार उसको ढालकर संविधान में लिखा गया था। तो उसके स्रोत क्या क्या रहे हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं कि ये है जिन देशों से लिया गया संविधान है, यानी संविधान के जो स्रोत है वो ये है, और ये क्या क्या चीज़ लिए गए हैं वो इस खंड में दिया गया है। तो अगर आप किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो आप इस तरह का एक चार्ट बनाकर उसको याद कर सकते हैं, जो कि आपको समझने में भी और आपके स्मरण शक्ति को भी वो अच्छा बनाता है। एक चार्ट के माध्यम से आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया था। साथियों, हम जानते हैं कि आज़ादी के पहले जो एक कानून का प्रारूप बना था, उसमें भारत शासन अधिनियम जो था ब्रिटिश कालीन एक कानून था, जिसके अधिकांश प्रावधान हूबहू या कुछ परिवर्तित करके ले लिए गए थे। इस प्रावधान के विषय में मतलब अन्य अन्य स्रोतों से जो संविधान लिया गया, इसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में भाषण करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के संविधान को छानने के बाद किया गया है। तो आइए हम समझते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे जो हमारे संविधान में वर्णित है। पहला है संघीय तंत्र। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि संघीय तंत्र होता क्या है। इसको अंग्रेजी में फेडरल सिस्टम कहते हैं। यह एक ऐसा शासन व्यवस्था है, यानी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता का जो विभाजन होता है वो केंद्र स्तर पर हो या क्षेत्र स्तर पर, यानी राज्य के स्तर पर, दोनों के बीच किया जाता है, जिसमें कि दोनों ही सरकारें स्वतंत्र होती है निर्णय लेने के लिए, अपने कार्य करने के लिए, लेकिन संविधान के अनुसार। तो साथियों, ये था संघीय तंत्र। दूसरा है राज्य का कार्यकाल। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या उनके संतोष पर, या अगर वो चाहे उनको हटाना या उनको पद पर बने रहना, तो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्धारित करता है कि वो किसी राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों तक करते हैं। ऐसे सामान्यतः उनका कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 153 से 162 में राज्यपाल के विषय में जिक्र किया गया। वहीं 153 में राज्यों में राज्यपाल होगा, इसका जिक्र होता है। वहीं अनुच्छेद 156 में ये कितने अवधि तक रहेंगे इसका जिक्र किया गया है, और अनुच्छेद 155 में इनकी नियुक्ति को लेकर प्रावधान किया गया है। तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका से हमारा सिंपल सा तात्पर्य होता है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, जो कि जिला स्तर पर होता है, जिसको जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय भी कहा जाता है। तो इनके क्रम को जो है, इनकी जो कार्य प्रणाली है, इनका भी प्रावधान लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। और भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 154 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का जिक्र किया गया है। वहीं 214 में राज्यों के लिए जो उच्च न्यायालय होगा उनका प्रावधान किया गया है। तो ये चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और 214 में किया गया है। अगला है लोक सेवा आयोग। साथियों, हम जानते हैं कि केंद्र स्तर पर जो यूपीएससी होता है, जो सिविल सेवा एग्जामिनेशन होता है, वो मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ताकि वो फेयर रूप से एग्ज़ाम हो सके। इसी प्रावधान में राज्य स्तर पर जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग होता है। तो इनका जो प्रावधान था ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। हम जानते हैं कि लोक सेवा आयोग जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में इसका जिक्र किया गया है। वहीं 315 जो है कहता है कि संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। अब है अगला आपातकालीन उपबंध। आपातकाल आप जानते हैं कि एक तरह से मतलब इसका उपबंध का स्थगन जो है वो जर्मनी से लिया गया है, लेकिन यहाँ आपातकालीन उपबंध जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इसमें कहा जाता है कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 जो मुख्यतः है, लेकिन 352 से 360 ये जो है आपातकालीन उपबंध के संबंध में प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में। वहीं 352 क्या कहता है, यह राष्ट्रीय आपात का जिक्र करता है, जिसमें कहा जाता है कि युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो तो उस वक्त 352 लग जाएगा।
फिर 356 जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के संबंध में है, जिसमें कहा जाता है कि कोई राज्य अगर केंद्र की बात नहीं मानता हो या मानने में अक्षम हो या संवैधानिक मिशनरी विफल हो जाती हो तो उस वक्त 356 अनुच्छेद लग जाता है, जिसमें राष्ट्रपति शासन जिसको कहा जाता है, जो बिहार में ज़्यादातर लगा है। वही 360 वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। अगला है प्रशासनिक विवरण। प्रशासनिक विवरण क्या होता है साथियों? इसका अर्थ है कि किसी संगठन, सरकार या प्रणाली के संचालन से संबंधित विस्तृत जानकारी। यह आमतौर पर विभिन्न प्रशासनिक संरचनाओं, नीतियों, कार्यों एवं प्रक्रियाओं को दर्शाता है। प्रशासनिक संबंध के से रिलेटेड जो प्रावधान है वो 256 से 263 है। हालांकि न्यायिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर जो भी प्रशासनिक विवरण दिया गया है ये भी उसी के अंतर्गत आता है और ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो आइए एक बार भारत शासन अधिनियम 1935 को रिवीजन करते हैं ताकि आपको याद रहे। पहला क्या है? संघीय तंत्र है। दूसरा राज्यपाल का कार्यकाल। तीसरा न्यायपालिका। चौथा लोक सेवा आयोग। और पांचवा आपातकालीन उपबंध। और छठा प्रशासनिक विवरण। आप इसमें से जो महत्वपूर्ण है, चूँकि इसमें तकरीबन भारत शासन अधिनियम में जो भी विषय थे उससे तकरीबन 80% लिया गया। कहा जाता है कि 250 प्रावधान जो है वो या तो हूबहू या परिवर्तित रूप में लिए गए थे। तो 250 में से आपको सारे को तो रटना नहीं है, सारे को तो देखना नहीं है। तो इसमें आपको मुख्यतः ये देखना है, संघीय तंत्र देखना है, राज्यपाल का कार्यकाल देख लेना है, लोक सेवा आयोग पूछा जाता है, कार्यपालिका पूछा जाता है, आपातकालीन उपबंध पूछा जाता है। तो ये मुख्य मुख्य बिंदु आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आइए दोस्तों अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है ब्रिटेन का संविधान। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिया गया था? संसदीय शासन। अब संसदीय शासन क्या होता है? शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी होती है और इसमें कहा जाता है कि सरकार जो होती है वो संसद के प्रति जवाबदेह होती है। इससे क्या होगा? इससे लोकतांत्रिक नियंत्रण मजबूत बनता है। ये नियम जो है, ये शासन व्यवस्था कहाँ है? तो भारत में है। ब्रिटेन से भी लिया गया है, जो कि ब्रिटेन में भी होगा ही होगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में है। अगर आपसे कोई एक शब्दों में पूछे कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या है तो आप कहेंगे कार्यपालिका जहां विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें देश में जो होता है कानून सर्वोच्च हो। सभी नागरिक, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या संस्था हो, कोई भी कानून से परे नहीं हो सकते, यानी जहाँ कानून की सर्वोच्चता हो। तो विधि का शासन का मतलब कानून की सर्वोच्चता जहाँ हो। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं, विधायी प्रक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन बिना उचित कानूनी प्रक्रिया से नहीं किया जा सकता है। कोई कानूनी प्रक्रिया अगर उचित तरीका से हो तभी किसी व्यक्ति के अधिकारों का उसके अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है। तो यही ये प्रोसेस कहता है। इसका उद्देश्य मूलतः होता है न्याय को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना। अगला पॉइंट अब देखते हैं, क्या है? एकल नागरिकता। मतलब भारत के संविधान में इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। एकल नागरिकता का सिंपल सा मतलब होता है किसी देश की नागरिकता एकहरी हो, मतलब एक ही नागरिकता हो, ना कि दोहरी हो। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, वहाँ स्टेट का अलग नागरिकता होता है और कंट्री का अलग नागरिकता होता है। तो यहाँ क्या है? एकल नागरिकता है कि आप भारत के ही निवासी होंगे, यानी किसी और अन्य देश के अगर आप नागरिक हैं तो भारत के निवासी नहीं होंगे। भारत में एकल नागरिकता का प्रचलन है, प्रावधान है। अगला है मंत्रिमंडल प्रणाली। तो ब्रिटेन से ही लिया गया एकल नागरिकता। मंत्रिमंडल प्रणाली क्या होता है साथियों? कि संसद में जो होता है मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, जिसमें राज्य स्तर के मंत्री होते हैं, फिर केंद्रीय स्तर के मंत्री होते हैं, जिसमें वित्त, राज्य व्यवस्था, गृह मंत्री, ये सब जो होता है ये अन्य कामों को देखते हैं। तो इन सब चीज़ का गठन की प्रणाली जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अगला समझते हैं कि परमाधिकार क्या होता है। परमाधिकार होता है दोस्तों विशेषाधिकार, वह शक्ति जो किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार को विशेष रूप से प्राप्त होता है। यह आम नागरिकों या अन्य संस्थाओं को नहीं दिया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, राजकीय, न्यायिक और व्यक्तिगत। राजकीय विशेषाधिकार में क्या होता है दोस्तों? यह सरकार या राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति को दिया जाता है। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 में ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि किसी की सज़ा को कम, ज़्यादा या माफ़ कर सकता है, यानी दया याचिका का निर्णय लेने का अधिकार राजकीय अधिकार होता है। वहीं राज्यपाल को जो दिया गया है निर्णय, यह अनुच्छेद 161 में दिया गया है।
आप इन सब चीज़ों को नोट करते जाएंगे। वहीं न्यायिक परमाधिकार या न्यायिक विशेषाधिकार में आता है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो रीट जारी करती है अनुच्छेद 139 के तहत, और हाई कोर्ट जो है वो रीट जारी करती है अनुच्छेद 226 के तहत। व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या होता है दोस्तों? इसमें संसद के सदस्यों को एक विशिष्ट अधिकार दिया जाता है ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके। तो ये हो गया परमाधिकार। अब अगला है संसदीय विशेषाधिकार। ये तो हो गया परमाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है? संसद और उसके सदस्यों को स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रदान किया जाता है यह अधिकार, जिसमें कि इसका उद्देश्य होता है कि संसद के कामकाज में किसी प्रकार की बाधा ना आए एवं सांसद जो होते हैं बिना डरे या किसी के दबाव के बिना अपने विचार को संसद में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका एक अच्छा फ़ायदा होता है कि इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, क्योंकि विपक्ष जो होता है वो सत्ता में तो होता नहीं है, तो उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं हो सकता है। वो भी मुखर रूप से अपने संसदीय क्षेत्र के बातों को संसद में रख सके, मुद्दों को उठा सके, इसलिए इसका प्रावधान किया गया है और ये लिया गया है ब्रिटेन से। द्विसदनवाद का मतलब सिंपल सा होता है कि शासन व्यवस्था जहाँ की मंत्रिमंडल जो होता है, विधानमंडल जो होता है विधान परिषद और विधान सभा में विभक्त होता है, और केंद्र में संसद जो होता है लोकसभा राज्यसभा में विभक्त होता है। तो ये व्यवस्था जो है ये भी लिया गया है ब्रिटेन से। तीसरा बिंदु देखते हैं अमेरिका का संविधान। इसमें है पहला मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पद को हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब इसको समझते हैं। मूल अधिकार, जैसा कि भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार का जिक्र किया गया है, जिसमें कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसका जिक्र किया गया है। यह लिया गया है कहाँ से? अमेरिका से। दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका जिसका कि जिक्र किया गया है मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसका जिक्र किया गया अनुच्छेद 124 से 147। आप इन सब चीज़ों को नोट करते जाएंगे साथियों। और वहीं राज्य में जो होता है उच्चतम न्यायालय, उसका जिक्र अनुच्छेद 214 से 232 तक इसका हाई कोर्ट का जिक्र किया गया है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जिक्र जो लिया गया है प्रावधान वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या मतलब है? मतलब न्यायपालिका के ऊपर कोई भी बंधन ना हो, चाहे जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश करती है न्यायपालिका पर, लेकिन इसका जो प्रावधान है किया गया है अनुच्छेद 124 से 147 में, जिसमें न्यायालय को विशेषाधिकार दिया गया है, वो किसी के दबाव में नहीं काम कर सकते, यह एक स्वतंत्र बॉडी होती है। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का जो जिक्र किया गया है दोस्तों, कहीं ना कहीं अनुच्छेद 13 में इसका झलक दिखता है, अनुच्छेद 32 में, फिर अनुच्छेद 132 में, अनुच्छेद 133 में और अनुच्छेद 226 में, जहाँ रीट उट जारी करने का जो अधिकार होता है वो कहीं ना कहीं न्यायिक पुनरावलोकन का एक पार्ट होता है, एक अंश दिखाई देता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि न्यायालय अपने निर्णय को किसी विशेष मामलों में उसका फिर से पुनरावलोकन कर सकते हैं, फिर से देखकर उसको बदल भी सकती है। ये अधिकार न्यायालय को दिया जाता है। तो ये प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। अब है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद जो है साथियों हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 63 में कहा जाता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। अगला है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अनुच्छेद 124 क्लाउज 4 और 5 के द्वारा, फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अनुच्छेद 217 के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के आदेश पर। और इनको हटाने की प्रक्रिया तकरीबन बहुत जटिल होती है, इस वजह से वो न्यायालय क्योंकि स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, इस वजह से इनके हटाने की जटिल प्रक्रिया बनाई गई। लेकिन ये प्रावधान जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान ये अमेरिका से लिया गया है, आप इसको याद रखेंगे। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में जो जिक्र किया गया है वो भी अमेरिका से लिया गया है। अब अगला देखते हैं आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हम जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में इसका जिक्र किया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। इसको शॉर्ट फॉर्म में DPSP भी कहते हैं। फिर अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी उसका जिक्र जो है ये लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड से। लेकिन इसका जिक्र जो है भारत के संविधान में कहाँ है? अनुच्छेद
54 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, और अनुच्छेद 55 क्या कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली क्या होगी। तो 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का जिक्र है और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली का जिक्र है। और लिया कहाँ से गया है, ये आयरलैंड से। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। साथियों, अनुच्छेद 21 जो है भारत के संविधान में, अनुच्छेद 21 क्लाउज 1 और अनुच्छेद 80 क्लाउज 1 और अनुच्छेद 80 क्लाउज 3, इन दोनों में जो राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जिक्र किया गया है। नामांकन क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 12 सदस्यों का नामांकन किया जाता है। तो 12 सदस्यों का जो नामांकन किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसी का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। तो इसमें नामांकन करने का प्रोसेस क्या होता है, तो कहा जाता है कि नामांकन का जो आधार होगा वह व्यक्ति जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में अव्वल हो, उसको राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार उसका नामांकन राज्यसभा के सदस्य के रूप में कर सकता है। आइए अब अगले देश का संविधान देखते हैं, उससे क्या लिया गया है। तो अगला क्या है, कनाडा। कनाडा का संविधान, इसमें क्या कहा गया है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था मैंने आपको समझा दिया। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघ हो लेकिन केंद्र उसमें पावर में हो, ज़्यादा पावरफुल हो, इसका प्रावधान कनाडा से लिया गया है। फिर अगला है अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति है कि जो शक्ति राज्य को नहीं दिया गया, जो बची हुई शक्ति है, या विशिष्ट शक्ति कह सकते हैं इसको, वो शक्ति मतलब केंद्र के पास रह जाएगी। तो इसका प्रावधान अवशिष्ट शक्ति कनाडा। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति, यह कनाडा से लिया गया है। तो राज्यपाल के विषय में मैंने आपको पढ़ा ही दिया। अनुच्छेद 155 में इसका जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से मुद्रा सहित घोषणा पत्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। तो यह राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है अलग अलग राज्यों के लिए। अगला देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान में क्या है, समवर्ती सूची, जो महत्वपूर्ण है आप इसको याद रखेंगे। समवर्ती सूची भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है, जिसमें कहा जाता है कि 3 विषय होंगे, संघ के विषय, राज्य के विषय और समवर्ती विषय। तो इसमें समवर्ती सूची का जो जिक्र है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तो ये याद रखेंगे, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। हम कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी वाणिज्य कर सकते हैं और कहीं भी अपना समागम यानी मीटिंग कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर संसद की संयुक्त बैठक। साथियों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 यह जिक्र करता है कि दोनों सदनों का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है किसी विशेष परिस्थिति में, या फिर सभा को संबोधित करने के लिए भी संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। लेकिन यह प्रावधान लिया कहाँ से गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। अब देखते हैं जर्मनी का वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। वाइमर वहाँ के संविधान को कहा जाता है। तो वहाँ से क्या लिया गया है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। स्थगन मतलब रोक देना, रुक जाना। तो आपातकाल जब लगता है भारत में, जैसा कि हमने यहाँ जिक्र किया था आपातकालीन उपबंध में, अनुच्छेद 352, 356 और 360, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात और उसके बाद फिर वित्तीय आपात। तो आपातकाल के समय जो मूल अधिकार का जो स्थगन कर दिया जाता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, उसका प्रावधान लिया कहाँ से गया है, तो ये जर्मनी से लिया गया है। आप जर्मनी से याद रखेंगे, आपातकाल के उपबंध में अधिकारों का स्थगन। आपातकाल के उपबंध में अधिकारों का स्थगन कहाँ से, जर्मनी से। आपातकालीन उपबंध 1935 के भारत शासन अधिनियम से। अनुच्छेद 20-21 जो है उसका हनन नहीं होगा। ये ऐसा प्रावधान कब किया गया, तो इसका प्रावधान किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के समय। उससे पहले स्थगन हो जाता था 20-21 भी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह प्रावधान बनाया गया कि आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का स्थगन नहीं हो सकता, उसका निरस्तीकरण नहीं हो सकता है। ये साथियों, अब देखते हैं अगला सोवियत संघ पूर्व का संविधान, मतलब रूस का संविधान। जब सोवियत संघ था उस वक्त की बात ये कर रहा है। तो उस रूस से क्या क्या लिया गया है, तो पहला है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हम समझते हैं
कि जो नागरिकों का जो होता है देश के प्रति एक मौलिक कानून यानी मूल कानून जो देश के नागरिकों को फॉलो करना चाहिए, देश को स्वच्छ रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए, तो उसका प्रावधान जो है वो रूस से लिया गया है। और इसका जिक्र जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 51 को जो है वो यह बात आता है कि मौलिक कर्तव्य क्या क्या है। साथियों, आपको एक बात मैं बता दूं कि स्वर्ण सिंह समिति जो है उन्होंने इसकी अनुशंसा की थी, तब जाके 42वां संविधान संशोधन 1976 जो हुआ था उसमें 10 बातों को जोड़ा गया था, यानी 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अगला क्या है? प्रस्तावना में न्याय। न्याय कैसा? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। इसका जो आदर्श है वो रूस से लिया गया है। हम भारत की प्रस्तावना को इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो है प्रस्तावना में जो न्याय का बात किया गया है उसमें सामाजिक स्तर पर न्याय, आर्थिक स्तर पर न्याय और राजनीतिक स्तर पर न्याय, इसका जो जिक्र है ये रूस से लिया गया है और हमारे प्रस्तावना में इसका जिक्र है। आगे देखते हैं साथियों, आगे है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से लिया गया गणतंत्रात्मक प्रणाली ली गई है और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श। साथियों, अब हम जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति ही इस आधार पर हुई थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो उसका आदर्श जो है प्रस्तावना में जो लिया गया है वो फ्रांस की क्रांति से। और गणतंत्रात्मक प्रणाली जो है, जहाँ की गणतंत्रात्मक उसको कहते हैं जहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, जहाँ राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, तो उसको गणतंत्रात्मक प्रणाली कहते हैं। तो वो कहाँ से लिया गया है? वो फ्रांस से लिया गया है। लेकिन आप ये नहीं समझे कि उससे पहले भारत गणतंत्र नहीं था। हम लिच्छवी गणराज्य के विषय में जानते हैं, क्योंकि भारत सबसे प्राचीन गणतांत्रिक देश रहा है पौराणिक काल से ही, जहाँ की लिच्छवी वैशाली का हम जिक्र करते हैं, जानते भी हम इसको। आगे है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। यहाँ से क्या लिया गया है दोस्तों? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। साथियों, हम जानते हैं कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र अनुच्छेद 368 में है। और ये होता क्या है? होता है संसद द्वारा संविधान में किसी भी प्रावधान में उसको जोड़ने, संशोधित करने या निरस्त करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 368 देता है। मतलब संविधान में कोई सांसद चाहे, मतलब संसद चाहे संविधान में उसको कोई किसी प्रावधान को जोड़ सकता है, उसको संशोधित कर सकता है और उसको निरस्त भी कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन संविधान की मूल संरचना या कह सकते हैं कि उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। साथियों, हमने यहाँ देखा था कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है वो आयरलैंड से लिया गया था। और यहाँ है निर्वाचन। नामांकन और निर्वाचन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नामांकन हुआ कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, यहाँ निर्वाचन का कोई प्रावधान नहीं। यहाँ निर्वाचन से तात्पर्य है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा। हालांकि इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और हम जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिसमें 12 सदस्यों का जो होता है वो नामांकन होता है। 12 सदस्यों का नामांकन होता है किस आधार पर? साहित्य, विज्ञान, कला, इन सब क्षेत्रों में जो होते हैं वो राष्ट्रपति नामांकन उसका करते हैं। और यहाँ क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो 12 में से 238 बचे, उनका निर्वाचन होता है। और ये इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 80 में किया गया है, जिसमें कि कहा जाता है कि राज्यसभा की संरचना कैसी होगी, ये अनुच्छेद 80 बताता है हमें। तो ये लिया कहाँ से गया है? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और वहाँ आयरलैंड से लिया गया था। तो देखते हैं अब अगला पॉइंट क्या है? जापान का संविधान। जापान के संविधान से क्या क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आइए हम समझते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होता है। दोस्तों, इसका सिंपल सा मतलब होता है यदि कोई कानून संविधान के अनुसार संसद द्वारा पारित किया गया है तो न्यायपालिका को केवल यह देखना होता है कि कानून का पालन किया गया है या नहीं। हम दो बातों को इसमें जानते हैं, एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दूसरा होता है विधि का उचित अनुपालन। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और विधि का उचित अनुपालन इसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हम समझते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होता है। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि न्यायपालिका जो है यह देखती है कि कोई भी नियम जो बना वो कानून के अनुसार बना या नहीं, कानून का पालन किया गया या नहीं। इसमें कि कहा जाता है कि कानून की वैधता कितनी है, वैध रूप से वो पारित हुआ है या नहीं, ये न्यायालय देखता है। दूसरा है कि कानून
कितना भी अन्यायी क्यों ना हो, लेकिन वह सही प्रक्रिया का अगर पालन करता है तो वह मान्य होगा। ये किस में कहा जाता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में। अब विधि का उचित जो है का अनुपालन, उसमें क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि कानून न्याय संगत एवं तार्किक है या नहीं, ये चीज़ भी देखता है। दूसरा है, यदि कानून अन्यायी है या मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। हालांकि भारत में दोनों के सम्मिश्रित रूप को अपनाया गया है, जहाँ की कानून मौलिक अधिकारों का अगर कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वो न्यायालय उसको डांट फटकार लगाती है। साथियों, आपने देख लिया कि भारत के संविधान का स्रोत कौन कौन सा है। यह वीडियो अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तो डिसलाइक कर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बताइएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।